हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 11 का केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर है परमाणु की संरचना। क्या चैप्टर है? सेकेंड चैप्टर है परमाणु की संरचना। तो इसके पहले वाली जो वीडियो गई थी, मैंने उसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था पदार्थ यानी मेटर, उसके बारे में बताया था। उससे पदार्थ से कैसे परमाणु एटम निकलते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद मैंने उस दिन ही आपको बताया था उसी वीडियो में कि रदरफोर्ड ने जो थॉमसन का मॉडल था, थॉमसन का जो मॉडल था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला, उस चीज को बताने के बाद मैं बोला था कि कुछ वर्षों बाद, कुछ दिनों बाद रदरफोर्ड का एक अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग सामने देखने को मिला। कौन सा प्रयोग देखने को सामने मिला? रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इस प्रयोग के बारे में मैं बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, प्रोवाइड करूंगा। तो वो आज नेक्स्ट वीडियो है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आज आपको कि रदरफोर्ड जो थे उन्होंने अपना अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में क्या बताया था और क्या उनका प्रयोग विधि थी, इस चीज के बारे में जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो आपको बता दें एक बात, प्रयोग चालू करने से पहले आप ब्लैक बोर्ड पे देख लें यहाँ पे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो आपको बता दें कोई भी प्रयोग हो, कोई भी प्रैक्टिकल हो, तो अगर उस प्रायोगिक विधि को हमको करना है तो 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। कितने स्टेप से गुजरना पड़ता है? 3 स्टेप से। पहला जो स्टेप होता है वो प्रायोगिक व्यवस्था होता है, यानी सेटअप होता है, कैसे इस चीज को तैयार किया जाए। पहला जो पोजीशन होता है वो प्रायोगिक व्यवस्था होता है, सेटअप होता है, कैसे उसको तैयार किया जाए। तो ये था पहला व्यवस्था, प्रायोगिक व्यवस्था। उसके बाद 2 चीज और देखने को मिलता है कि प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब कि उसकी जांच करना कि उसमें ये चीज कैसे हुआ, क्या इसमें कैसे क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज इंक्लूड थी, क्या चीज ये मुझे ऑब्जर्वेशन के तहत मिली, ये चीज होता है। तो ये यहाँ पे है। उसके बाद आता है किसी भी चीज की कंक्लूजन यानी समीक्षा यानी परिणाम यानी रिजल्ट। तो ये चीज यहाँ पे है। तो तीनों को बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। तो जल्दी से मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे हिंट कर दे रहा हूँ रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इसको ऑलरेडी मैं फिगर बना के मैं रखा हूँ, देखेंगे इसके बारे में। आइए देखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, ध्यान दीजिएगा। ये आपको जो बीच में जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट है रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व की बहुत बड़ी विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उसकी विशेषता क्या होती है रेडियो एक्टिव तत्व की? उसकी विशेषता ये होती है कि वो अल्फा बीटा गामा किरणों को क्या करता है? छोड़ता है। तो इसमें अल्फा किरणों की बात हम करेंगे, अल्फा किरणें की बात करेंगे, अल्फा किरणों की बात करेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा पीछे और जाना पड़ेगा। थोड़ी सी बहुत बारीकी चीज मैं बताना भूल गया आपको। 1 मिनट थोड़ा सा पीछे आएंगे आप। ये जो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था, ये बहुत जगह देखने को मिलता है, किताब में आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसमें एक चीज बताना भूल गया है कि रदरफोर्ड जो थे इनके 2 शिष्य थे। रदरफोर्ड जो थे उनके 2 शिष्य थे। उनका नाम था गीगर और मार्सडन। ये रदरफोर्ड के 2 शिष्य थे, यानी इनके स्टूडेंट थे, गीगर और मार्सडन। ये प्रयोग इनके अकॉर्डिंग हुआ है। गीगर और मार्सडन ने ही ये प्रयोग किया था, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। और नाम इनका इसलिए होता है क्योंकि इसका ऑब्जर्वेशन कौन कर रहा था? ये थे, ये सर थे इनके। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई भी चीज हो तो उनका श्रेय जो गया उनके जो रदरफोर्ड साहब थे उनके ऊपर गया। तो आगे हम देखेंगे। यही बात बताना भूल गए थे। इस अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग गीगर और मार्सडन नामक 2 शिष्य ने किया था। वो रदरफोर्ड के 2 शिष्य थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने ही किया था। तो आइए चलते हैं, फिर उसी टॉपिक पर ध्यान देंगे। तो मैंने यहाँ एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट का नाम है रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व की विशेषता ये होती है वो तीनों किरणों को छोड़ता है, अल्फा बीटा गामा। तो इसमें रदरफोर्ड साहब के जो 2 शिष्य थे उन्होंने केवल उस किरण में अल्फा किरणों को लिए जो रेडियो एक्टिव तत्व के माध्यम से
उनको जानना था, प्रकीर्णन के बारे में जानना था। तो ये एलिमेंट है, एलिमेंट के जो चारों तरफ बॉक्स बना है, ये बॉक्स है पीवी बॉक्स, यानी जिसको लेड बोलते हैं, इसको चारों तरफ से घेर दिया गया। घेरने का मतलब ये है कि जो अल्फा किरणें हैं वो संकुचित होके सीधा एक दिशा में जाए, चारों तरफ फैले नहीं। यानी ये जो किरण है, इसका प्रकाश है, वो सीधे एक दिशा में जाए, ये नहीं कि चारों दिशा में ना फैले। तो ये जो किरण यहां तक आई तो इस सीधी रेखा में जा रही है। उसके बाद यहाँ इतना होने के बाद वहां यहाँ ये जो आप ऊपर नीचे देख रहे हैं एक स्लिट है। स्लिट का मतलब एक कंक्रीट का एक दीवार है, और ये दोनों ऊपर नीचे दीवार है, ये दोनों ऊपर नीचे क्या है, दीवार है। और दोनों दीवार के बीच से जो छिद्र है, छेद है, उसके बीच से हम क्या किए हैं, ये अल्फा किरणें हैं। ये कौन सी किरणें हैं, अल्फा किरणें हैं, ये निकल रही है। इसको और संकुचित किया गया, और इसको संकुचित किया गया कि और संकुचित होकर सीधे रास्ते में जाए, आगे जाएगा तो ये पुंज बनाएगा। यानी पुंज, अल्फा किरण पुंज, यानी जिसको बीम बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये बीम बनाएगा। उसके बाद देखने को क्या मिलेगी, आप देखेंगे इस चीज को ऑब्जर्व, इसको जानने के लिए, इसकी प्रयोग विधि जानने के लिए हम एक सोने की पन्नी लिए हैं। किसकी पन्नी, सोना एक ऐसा धातु है, उसको बहुत पतला किया जा सकता है पीट पीट के। तो ये बात हो रही है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन में। तो इस सोने की जो पन्नी है, अगर उसको हम जितना पतला हो सके उतना पतला कर सकते हैं। ऐसा एक एलिमेंट है सोना धातु है, इसको जितना पतला करना है उतना पतला किया जा सकता है। तो ये सोने की जो पन्नी है, इसको पीट पीट के पतला हम कर सकते हैं। तो अगर इस पे ये जो अल्फा किरणें निकल रही हैं, सीधी रेखा में जा रही हैं, अगर इस पे इसका जो प्रकाश पड़े, जो किरण पड़े, यानी जो पुंज पड़े, वो टकराएगी, तो आगे हमने एक चीज लिया है। ये है, आप देखे होंगे पहले जो फोटो निकाला जाता था, उसमें एक आता था, ये जो होता था कि बता दें कि एल्बम में जो रील होता है, वैसा एक फोटोग्राफिक फिल्म का रील लिया गया है, जिसपे अगर इसकी प्रकाश जाए तो वहां पे जो प्रकाश जाएगा, अल्फा किरणें जाएंगी, वहां पे क्या होगा, धब्बा बन जाएगा। तो ये जो यहाँ से सोने की परत से टकरा के गई है पतली पन्नी से, तो यहाँ पे जब ये टकराएगी उस रील पे, उस एल्बम रील पे जो फोटोग्राफिक रील होता है, उस पे अगर टकराएगी तो क्या बनेगा, वो एक धब्बा बनेगा। और तभी पता चलेगा कि ये जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था रदरफोर्ड का, वो क्या हुआ, टकराने के बाद जो उसका सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण है, वो क्या हो रहा है, कहीं जाके टकरा रहा है, और टकराने के बाद वो क्या हो रहा है, हमको पता चल रहा है कि वहां धब्बा बन जा रहा है। वही चीज मैं यहाँ किया हूँ। ZNS का एक परत होता है जिसका नाम है, ये इसी परत से मिलकर बना होता है, और उसका नाम हम दिए ZNS का परत। तो ये क्या होगा, कहने का मतलब है कि यहाँ से रेडियो एक्टिव तत्व लिए जो अल्फा बीटा किरणें छोड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात विशेषता बना देंगे, हमेशा क्या होती है, अल्फा किरणें हमेशा धन आवेशित होती हैं, धन आवेशित होती हैं। अल्फा किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, हमेशा धन आवेशित होती हैं, उनपे प्लस का चिन्ह होता है, धन आवेश होता है। तो फिर दोबारा पुनः जल्दी से हम ले लेंगे, एक हम रेडियो एक्टिव तत्व लिए और उसको पीवी लेड बॉक्स से चारों तरफ से घेर दिया, और उसकी जो प्रकाश किरणें, अल्फा प्रकाश किरणें है, वो जो अल्फा किरणें है वो सीधी दिशा में जा रही है। उसके बाद हमने क्या किया, 2 स्लिट लिया, दोनों स्लिट के बीच जो छिद्र है उसमें से हम अल्फा किरणों को संकुचित करके एक सोने की पन्नी लिए हैं, और उस पन्नी पे जब उसकी किरणें जा रही है तो टकराने के बाद हमने एक ZNS की परत ली है। ZNS की परत है, उस पे क्या होता है, उस पे जाता है जो प्रकाश, यानी इस पे पीट पीट के पतला करना है, जो प्रकाश जा रहा है उससे जो प्रकाश निकल रहा है, टकराने के बाद एक धब्बा देखने को मिलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, ये रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन कहेंगे। अब इसके बाद ये चीज आपकी थी प्रायोगिक व्यवस्था जो आप समझ गए। अब इसके बाद आती है प्रेक्षण, यानी ऑब्जर्वेशन। इसमें किया गया तो क्या देखने को मिला कि जो किरणें हैं, जैसे मान लीजिए ये अल्फा, यहाँ से अल्फा किरणें निकलती है और यहाँ टकराती है, तो ये जो अल्फा किरणें है और यहाँ से निकल के ये टकरा रही है यहाँ पे, तो कहने का मतलब है कि जो अधिकांश किरणें जो होती हैं वो सीधे गुजर जाती है। कहने का मतलब अगर ये जगह खाली है तो हमको दाएं बाएं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और पूरी जो भी दिशाएं हैं अगर वो खाली दिखाई दे रही है तो हम सीधे जा सकते हैं। अगर उस दिशा जो अस्त व्यस्त है, अगर सामने से हम आ रहे हैं, सामने से कुछ आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ता है, इधर उधर घूमना पड़ता है। तो जब सीधे कोई कहीं भी हमको जाना है, कहीं रूम में बैठना है, कहीं बाहर रोड पे टहलना, अगर सीधा खाली है तो हमको सीधा निकलना पड़ेगा। तो वही बात कही जा रही है कि अगर यहाँ से अल्फा किरणों को हम छोड़ेंगे, बीच में पूरी जगह क्या होती है, खाली होती है, अधिकांश भाग क्या होते हैं उसके खाली होते हैं, इसलिए अल्फा किरणें क्या होती है, सीधी गुजर जाती है, उनको इधर उधर विचलित होने की
आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये ऑब्जर्वेशन के तहत हमको मिलता है। इसमें दूसरा पॉइंट क्या मिलता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या मिलता है, कुछ जो किरणें होती हैं अल्फा किरणें, वो सूक्ष्म कण से विक्षेपित हो जाती हैं। अभी हमने आपको बताया कि अल्फा किरणें हमेशा क्या होती है, धन आवेशित होती हैं। तो जो कुछ जो किरणें होती है, जो अल्फा किरणें कुछ होती हैं, उस सूक्ष्म कणों से क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित मतलब घूम जाती है, मुड़ जाती है। यानी यहाँ पे धन आवेश कहने का मतलब यहाँ छोटा सा धन आवेश होता है उसके अंदर। तो अगर ये धन आवेश है तो अगर यहाँ जाएगा तो क्या होगा, पता चलेगा कि यहाँ से इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया। यानी जो उसकी किरणें हैं कुछ क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये था दूसरा बात। तीसरा बात इसमें है कि लगभग 20,000 में से एक अल्फा किरण, लगभग 20,000 में से एक अल्फा किरण जो होती हैं वो क्या होती हैं, वापस लौट आती हैं। और इसका वजह सबसे बड़ा होता है कि जो धन आवेश होता है जो बीच में होता है, एटम के परमाणु के बीच में होता है, उसके कारण क्या होता है, एकदम सीधा जाता है। और सीधा जाने के बाद एक ऐसा वो एटम ऐसा किरण होता है कि वो जाता है तो उसी पे टकराता है, और टकराने के बाद पुनः वो वापस चलाता है। वो सिर्फ एक ही होता है, ऐसा नहीं कि उसमें 2-4 होंगे, सिर्फ एक ही होगा। ये था आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के तहत ये सारी चीजें मिली। अब तीसरा चीज आता है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन में परिणाम यानी रिजल्ट। रिजल्ट के बारे में हम आपको बताएंगे कि रिजल्ट क्या था उनका, कंक्लूजन यानी समीक्षा क्या मिला। तो कहने का मतलब ये था कि जो रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन हुआ, जो रदरफोर्ड का प्रयोग हुआ था प्रकीर्णन प्रयोग, उसमें क्या हुआ, ये एक एटम था और इसमें क्या हुआ कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है, जैसे ये जो परमाणु के भाग है अधिकांश भाग, ये क्या होते हैं, खाली होते हैं। अधिकांश भाग खाली होते हैं। ये किससे मिला हमको, ऑब्जर्वेशन से। अधिकांश भाग खाली होंगे तो क्या होगा, सीधे एकदम सीधी रेखा में क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में क्या होगा, सीधी रेखा में जो किरणें हैं अल्फा किरणें वो गुजर जाएंगी। ये था पहला बात रिजल्ट में, परिणाम। दूसरा बात कहा जा रहा है कि परमाणु के केंद्र में आवेश उपस्थित होता है। परमाणु की केंद्र जो होता है, मैंने बोला कि जो अल्फा किरणें होती हैं वो हमेशा धन आवेश होती है। तो केंद्र में क्या होता है, केंद्र में, परमाणु के केंद्र में हमेशा क्या होता है, आवेश उपस्थित होता है। तो ये आवेश का सिंबल है। आवेश हमेशा क्या होता है, केंद्र में, बीच में हमेशा उपस्थित होता है, जो फिगर के माध्यम से मैं समझा रहा हूं। और तीसरी बात इन्होंने कहा था रिजल्ट में ये सामने देखने को मिला कि परमाणु के केंद्र में धन आवेश वाला भाग अत्यंत सूक्ष्म होता है। यानी जो ये भाग है वो क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है। कहने का मतलब इतना छोटा होता है कि उसको देखना पॉसिबल नहीं होता है। तो अत्यंत सूक्ष्म होता है, और ये जो भाग अत्यंत सूक्ष्म होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। नाभिक बोलते हैं, इसी को हम नाभिक बोलते हैं। तो ये था आज का मेन टॉपिक था रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन। इसमें अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं। मैंने 3 चीजों को इसमें जिक्र किया है। पहला प्रायोगिक व्यवस्था, दूसरा प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, तीसरा रिजल्ट यानी परिणाम। तो ये 3 चीज किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए, प्रयोग में कोई भी प्रयोग किया जाता है, किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, जो मैंने तीनों चीज फिगर की अकॉर्डिंग आपको समझा दिया। ये आज का टॉपिक था रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन। ये समाप्त हुआ। धन्यवाद।